मेरा नाम महिमा है। हम 3 बहन भाई थे। मेरी सबसे बड़ी दीदी निधि और मुझसे छोटा मेरा भाई रिंकू और मेरे मम्मी पापा। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मगर एक दिन अचानक मेरी माँ की मौत हो गई। माँ के मरने के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मेरी दीदी, जिनकी उम्र 17 साल थी, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर घर के कामकाज संभाल लिए थे। मेरी उम्र 15 साल थी और मुझसे छोटे मेरे भाई की उम्र 9 साल थी। मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हमें नहीं पता था कि एक दिन हमारे पापा हमारे लिए एक सौतेली माँ का बंदोबस्त कर देंगे। माँ के मरने के बाद पापा उदास और अकेले अकेले रहने लगे थे। मगर माँ को मरे हुए अब लगभग 6 महीने गुजर गए थे, इसलिए उनकी मौत का गम हमारे दिल से निकल गया था और हम अपनी ज़िंदगी को मामूली तौर पर गुजारने लगे थे। पापा को किसी ने ये एडवाइस दी कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि पापा के दिल से माँ की मौत का गम नहीं निकल पा रहा था। माँ को भुलाने के लिए वो एक औरत से शादी करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे। पापा को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखकर हमारे हंसते और खिलखिलाते चेहरों को ब्रेक लग गए थे, क्योंकि पापा के गले में वरमाला थी, जो आमतौर पर शादियों में दूल्हे के गले में डाली जाती है। लेकिन पापा के गले में वो वरमाला क्यों थी, ये जानने के लिए हम तीनों ही भाई बहन बेताब हो रहे थे। मेरा छोटा भाई, जो बहुत ज़्यादा चुलबुला था, पापा के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि पापा, आपके गले में ये वरमाला कैसी है और कहाँ से आई, किसने दी है ये आपको? पापा ने कहा कि बेटा, ये मेरे दोस्तों ने बनाई है। उनकी बात सुनकर मेरी बड़ी दीदी निधि ने कहा कि आपकी ऐसी कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इस उम्र में आपको ये वरमाला पहना दी है? मेरी दीदी उम्र के साथ साथ जैसे बड़ी होती जा रही थी और समझदार भी हो गई थी। आखिरकार उन्होंने माँ के मरने के बाद इस घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था और उनके साथ साथ हमें भी। पापा कहने लगे कि बेटा, इसको पहनने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती, इसे तो इंसान किसी भी समय पहन सकता है। पापा की बात सुनकर दीदी के कान खड़े हो गए थे। वो पापा से कहने लगी कि पापा, सच सच बताइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी पापा की बातों से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई अगर हमारे सामने हमारे पापा से कहता कि आप दूसरी शादी कर लो, तो दीदी उनसे लड़ने लग जाती थी और कहती थी कि पापा को दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है, पापा का सारा काम मैं किया करूँगी, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल भी मैं खुद ही करूँगी। हम अपने घर में अपनी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पापा अपनी दूसरी शादी की बात पर कुछ नहीं बोलते थे, बस खामोशी से सबकी बातें सुनते रहते थे। इसलिए दीदी को डर लग रहा था कि कहीं पापा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। उन्होंने पापा से पूछा, पापा, मुझे सच सच बताइए कि आखिर क्या बात है? जिस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं दरवाजे से पीछे मुड़कर किसी को कुछ इशारा किया। तो पापा के इशारा करने के बाद ही एक औरत लगभग 13 साल की लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसको देखकर हम सब लोग हैरान हो गए थे, बल्कि मैं तो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी और चलते हुए पापा के पास तक आई थी। दीदी ने पापा से पूछा कि आखिर ये कौन है? वो औरत बहुत घबराई हुई थी। पापा ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के सारे काम तुम्हारी माँ किया करेगी। पापा ने ये बात जितने सुकून से कही थी, दीदी उतने ही सख्त शब्दों में चीख गई थी और कहने लगी कि पापा, आखिर आपने ये सब क्यों किया? हमें तो लगता था आप लोगों की बातें सुनकर कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे, लेकिन आपने तो हमारी माँ के मरने के बाद हमारे सर पर सौतेली माँ लाकर रख दी है, और साथ साथ इसकी ये बेटी भी है। क्या आपके पास बेटी नहीं है या फिर बेटा नहीं है? क्या मैं आपके साथ किसी तरह की कोई कमी कर रही हूँ? आपको वक्त पर खाना नहीं देती या आपके कपड़े धोकर नहीं डालती? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? पापा कहने लगे कि बेटा देखो, मैं बीमार रहता हूँ। तुम जानती हो कि मुझे लीवर की परेशानी है। मुझे कभी कभी कुछ परेशानी ऐसी होती है जिसमें मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां मेरा वो काम करें। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं कि हर काम बेटी या बहू कर सके। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पत्नी कर सकती है। सच यही है कि ये अब तुम्हारी माँ है। मैंने थोड़ी देर पहले ही इनसे शादी कर ली है और ये उनकी बेटी है नेहा। ये दोनों अब हमारे घर में ही रहेंगी। नेहा तुम्हारी बहनों की तरह है। तुम तीनों को नेहा का ख्याल रखना है। पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दीदी का सुकून उजड़ चुका था। दीदी को बहुत गुस्सा आया था। हालांकि गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन जब पापा ने अपनी शादी करने की वजह बताई तो मेरा दिल पिघल गया था।
रिंकू ज्यादा कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसे पापा की दूसरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मगर ना जाने क्यों दीदी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो कह रही थी कि इस उम्र में आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपको अपनी शादी करनी चाहिए थी। ये कहते हुए दीदी की आंखें नम हो गई थी, जबकि पापा ने आगे बढ़कर दीदी के सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, तुम दोनों बहनें तो एक दिन शादी करके यहाँ से चली जाओगी। मेरा और रिंकू का ख्याल कौन रखेगा? देखो बेटा, तुम्हारी नई माँ वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सब कुछ ठीक कर देगी। पापा ने दीदी को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन दीदी पापा की हर बात सुनकर उसे अनसुनी कर रही थी और शोर मचा रही थी। दीदी का यही कहना था कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। हम इसे अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं देंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मैं इस औरत को और इसकी बेटी को इस घर में नहीं रुकने दूंगी। आप अभी इसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। पापा कहने लगे कि बेटा, मैंने इनसे शादी इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए की है, ना कि अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। दीदी ने नफरत से उस औरत को देखा था जिसे घर में आए अभी सिर्फ कुछ ही मिनट गुजरे थे, और दीदी को इतने ही समय में उससे नफरत हो गई थी कि जैसे न जाने कितने समय से उनकी दुश्मनी हो। हम तीनों भाई बहन वहीं खड़े होकर इस औरत और इसकी बेटी को देख रहे थे। दीदी को पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि पापा, आपको फैसला करना होगा। मैं अपनी सौतेली माँ को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। या तो ये औरत और इसकी बेटी इस घर में रह सकती है, या फिर हम लोग। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूंगी। दीदी ने बहुत जिद करते हुए शब्दों में कहा था। दीदी को लगता था कि अगर वो पापा से ऐसा कहेंगी तो पापा मजबूर हो जाएंगे और उनको छोड़ देंगे। मगर पापा की अगली बात सुनकर दीदी का घमंड और मान चकनाचूर हो गया था। पापा ने उनको यही समझाया कि बेटा, अब मैं इससे शादी कर चुका हूँ, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसको अपनी माँ स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि चलो मेघा। इतना कहकर वो घर के अंदर आ गए थे और हम सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। दीदी का गुस्सा तो जैसे बढ़ता ही जा रहा था। दीदी रोने लगी थी और कह रही थी कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। मैं दीदी के पास बैठकर रोने लगी थी। मैंने कहा, दीदी, अब हमारी सौतेली माँ आ गई है, क्या वो यहीं पर ही रहेगी? दीदी कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दीदी ने मुझसे कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो फौरन ही कमरे के अंदर आई और एक तरफ उन्होंने मुझे बैग उठाकर दिया और दूसरा बैग खोलकर वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर पैक करने लगी। मुझसे भी कहा कि अपने और रिंकू के कपड़े पैक करो। मैंने कहा, दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहने लगी कि हम नानी के घर जा रहे हैं, अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर बैग पैक करने के बाद दीदी हमें नानी के घर ले गई थी, जहाँ पर हमारे नाना नानी तो जिंदा नहीं थे, लेकिन हमारे मामा जी का परिवार रहता था। जब वहाँ पहुँचने के बाद दीदी ने मामा जी को पूरी बात बताई तो मामा जी का भी पारा हाई हो गया था, क्योंकि दीदी ने यहाँ आकर पापा की खूब शिकायतें लगाई थी, जिस पर मामा जी भी भड़क उठे थे और अगले ही पल उन्होंने पापा को फ़ोन करके उनको अपने घर बुला लिया था। मामा जी पापा से कहने लगे, आखिर ये आपने क्या किया? आप मेरी बहन के मरने के बाद दूसरी शादी कैसे कर सकते हो और मेरी भांजी भांजा पर सौतेली माँ कैसे ला सकते हो? आपने ऐसा क्यों किया? इस उम्र में आपको शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आपके तो खुद जवान बच्चे हैं। पापा कहने लगे कि देखो मुकेश, बात वो नहीं है। दरअसल तुम्हारी बहन के मरने के बाद मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। मैं तुम्हारी बहन की मौत का गम अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। मेरी दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वक्त और ऐसे हालात ने मुझे घेर लिया था कि मुझे मेघा से शादी करनी पड़ी। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। आगे चलकर मेरी बेटियों के रिश्ते आएंगे, बेटा भी जवान होगा, उसका ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैंने मेघा से शादी सिर्फ इंसानियत के नाते की है। मुझ पर बुढ़ापा आ रहा है, मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत थी। मेरी हमसफ़र तो मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला रह गया। फिर भी मुझे अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए हमसफ़र चाहिए था। मैं हमेशा अपने दिल में यही सोचता था कि मेरी पहली पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। पापा की बात सुनकर मामा जी कहने लगे
कि आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। पापा कहने लगे कि मुकेश, दरअसल बात यह है कि मेघा विधवा औरत है। हमारे मोहल्ले में ही किराए के घर में रहती थी और खुद लोगों के घरों में कामकाज करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है जो इन बेसहारा माँ बेटी का सहारा बन सकता। हुआ कुछ इस तरह था कि जब तक वो ठीक थी वो खुद कमाकर घर का खर्चा चलाती रही थी, मगर अब पिछले कुछ महीनों से वो बड़ी बीमारी से जूझ रही है। इलाज और दवाइयाँ ना होने की वजह से वक्त के साथ साथ उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है और अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो कोई भी काम करने के लायक नहीं रही। वो दोनों माँ बेटी भूखी रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। यहाँ तक कि 3 महीने से उन्होंने घर का किराया भी नहीं दिया था, जिस पर मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और उनका जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों माँ बेटी रात के समय सड़कों पर टहल रही थी, क्योंकि सड़कों पर रहने के अलावा उनके रहने की कोई दूसरी जगह नहीं थी। मैं उस रात अपने काम से वापस आ रहा था तो मैंने इन दोनों बेसहारा माँ बेटी को देखा जो एक सड़क के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। भूख से इनका बुरा हाल हो रहा था और सारे दिन की गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी थी। वहां पर मौजूद लोग खड़े होकर उनका तमाशा देख रहे थे। फिर वहां मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस बेसहारा औरत से कोई शादी कर ले जो इसकी बेटी का ध्यान रख सके, इसकी जिंदगी के जो दिन बाकी रह गए हैं वो आसान कर दे, ताकि जब इसकी मौत हो तो इसका क्रियाक्रम करने वाला कोई इसका अपना हो और अपने हाथों से इसकी चिता को आग दे सके। मेरे दिल में इन दोनों माँ बेटी के लिए रहम आ गया। मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए मुझे हमसफर का साथ मिल जाएगा और इस औरत को भी सहारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने इस औरत से शादी कर ली और इसको अपने घर लेकर आ गया था। मैंने सोचा कि मैं दुखों की मारी इन दोनों माँ बेटी की कुछ तो मदद कर ही सकूंगा। मेघा की जितनी भी जिंदगी है वो सुकून से गुजर जाए। मैंने उसकी बेटी के सर पर हाथ रखा, उसे अपना नाम दिया। अब तुम बताओ कि मैंने इसमें क्या गलत कर दिया है? किसी बेसहारा औरत को सहारा देना और किसी अनाथ बच्ची के सर पर हाथ रखना गलत तो नहीं होता ना? अपने बच्चों से मैंने नहीं कहा था कि वो घर छोड़कर चले जाएं। वो खुद यहाँ आए हैं। मैं उनके हक में कभी कोई कमी नहीं करूँगा। सबसे पहले अपने बच्चों को अहमियत दूंगा, बाद में मेघा की बेटी को, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा बाद में रहेगी। सबसे पहले मेरे लिए मेरे ही बच्चे रहेंगे। बच्चों को लगता है कि मैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करूँगा। अपनी दूसरी पत्नी आ जाने से बच्चों पर ध्यान नहीं दूंगा, मगर ये मेरे बच्चों की गलतफहमी है। निधि जो भी समझती है वो सब गलत है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वो जब चाहे घर में आ सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का घर है। मेरे बच्चों से उनका घर कोई नहीं छीन सकता। उनके बिना मेरा घर अधूरा का अधूरा ही रहेगा। पापा अपनी बात खत्म करते हुए उठ खड़े हुए थे। मामा जी भी उठकर खड़े हो गए थे और पापा से माफी मांगते हुए कहने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैं बिना कुछ सोचे समझे आप पर बरस पड़ा था। दरअसल बच्चे ना समझ हैं और अभी उन्होंने अपनी सगी माँ को खोया है और अचानक सौतेली माँ का प्रेशर, ये सब शायद वो ना झेल सके। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। मैं बच्चों को समझाऊंगा और उन्हें आपके घर भेज दूंगा। पापा ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार निधि, रिंकू और महिमा मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं उनके साथ अपना प्यार लुटाने में कभी कोई कमी नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है। पापा बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से साइड में हो गई थी। दीदी ने ही मुझे कहा था कि जाकर सुनो मामा जी और पापा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। पापा के जाने के बाद मामा जी दीदी के पास गए थे। उन्होंने मुझे और रिंकू को भी बुलाया था। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। देखो, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है और जो सौतेली माँ तुम्हारे पापा तुम्हारे घर लेकर आए हैं वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ अच्छे कर्म करने की वजह से ही किया है। जो उन्होंने किया वो अच्छा काम है, तुम्हें उनको रोकना नहीं चाहिए। जाओ बेटा अपने घर और अपने पापा से जाकर माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है, गलती तुम लोगों की है जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। मैं और रिंकू तो मामा जी की बात समझ गए थे, लेकिन दीदी मामा जी से बहस करने लगी तो मामा जी कहने लगी कि निधि, तुम बहुत ही बदतमीज हो गई हो। अभी और इसी समय अपने घर जाओ। मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानती हो कि तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी मामी भी तुमसे नाराज होती हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपना घर खराब नहीं करूँगा। दीदी को मामा जी की बातों पर गुस्सा आ गया और उसी समय वो सामान लेकर हम दोनों के साथ घर वापस आ गई थी। पापा ने बहुत खुशी खुशी हमारा स्वागत किया था।
घर आते ही मैं और रिंकू पापा से लिपट गए थे, जबकि दीदी अभी भी पापा से नाराज थी और वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई थी। पापा ने मामा जी को फ़ोन करके बता दिया था कि बच्चे घर आ गए हैं। पापा ने हमसे बहुत प्यार किया था, बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तुम लोग मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। हम तीनों भाई बहन में पापा की जान बसती थी, मगर ना जाने क्यों दीदी ये बात नहीं समझ रही थी। पापा कुछ देर हमारे साथ रहे और फिर दीदी को मनाने के लिए उनके कमरे में चले गए थे और थोड़ी ही देर के बाद पापा उनको मनाकर बाहर ले आए थे और फिर हम सबको बाहर खाने पर भी ले गए थे। हमारी सौतेली माँ और उनकी बेटी घर पर ही थी, जिससे दीदी को काफ़ी खुशी हुई थी कि पापा उन दोनों को छोड़कर हमें बाहर ले गए। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरने लगा था और इसी तरह से लगभग 1 महीना गुजर गया था। दीदी अब घर का कोई काम नहीं करती थी, घर के सारे काम मेरी सौतेली माँ ही कर रही थी। पापा सौतेली माँ का इलाज भी करवा रहे थे और उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। वो हमारे लिए वक्त पर खाना बनाकर दिया करती थी। मैं और रिंकू उनसे बहुत खुश थे क्योंकि वो हमारी पसंद का खाना बना रही थी। सौतेली माँ की बेटी नेहा, जो अपनी माँ के साथ ही रहती थी, हमसे बातें करने की और हमारे साथ घुलने मिलने की काफ़ी कोशिश करती थी, लेकिन दीदी उसे हमसे दूर कर दिया करती थी। 2 महीने और गुजर गए तो सौतेली माँ अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी बेटी नेहा हर समय अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। एक दिन पापा ने हम तीनों भाई बहन को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि बच्चों, मुझे तुम तीनों से एक रिक्वेस्ट करनी है। तुम नेहा को भी अपने साथ रखा करो, उसका ख्याल किया करो। अगर ये लड़का होती तो मैं तुम लोगों पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालता, लेकिन तुम जानते हो कि इसका अब हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका ख्याल अब मुझे और तुम लोगों को ही रखना है। तुम लोग अपने साथ साथ इसका भी ख्याल रखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पापा ने एक उम्मीद के साथ हमसे ये सब कहा था। मैं भी वहीं पर खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दीदी इनकार भी नहीं करना चाहती थी और राज़ी भी नहीं होना चाहती थी। उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई थी। दीदी जल्दी से नेहा के करीब गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि जी पापा, आप फिक्र मत करो, मैं नेहा का बहुत ख्याल रखूंगी। ये अब हमारी भी बहन है, मैं इसका बिल्कुल रिंकू और महिमा की तरह ख्याल रखूंगी। दीदी ने ये कहते हुए अपने हाथ से नेहा के गाल छुए थे। ये सब देखकर पापा को अच्छा लगा था और उन्हें खुशी हुई थी। मेरी तरह पापा को भी यही बात लगी थी कि शायद दीदी इनकार कर देंगी, मगर दीदी ने तो ज़रा भी गुस्सा या नाराज़गी जाहिर नहीं की थी और खुशी खुशी नेहा को अपना लिया था। पापा दीदी को हैरानी से देख रहे थे। दीदी कहने लगी कि क्या हुआ है पापा, आप ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? पापा ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं। बेटा, मुझे ऐसा लगा शायद मुझे तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तुम नेहा की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी, मगर तुमने मुझे हैरान कर दिया। पापा की बात सुनकर दीदी कहने लगी कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे नादानी में बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे आपकी शादी पर गुस्सा आया था, जिसकी वजह से मेरा बर्ताव ऐसा हो गया। अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। पापा ने दीदी को प्यार से देखा था। कुछ दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे और जल्द ही दीदी की उस बात और उनके बिहेवियर के पीछे का नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया था। जब एक कमरे में हम आराम कर रहे थे तो दीदी कमरे में आई और नेहा के पास आते ही उसे खींचकर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि महारानी, यहाँ पर आराम क्या कर रही हो? ज़्यादा मेरे साथ शरीफ बनने की कोशिश मत करो, चलो किचन में आकर मेरी मदद करवाओ। मैं अकेली जान सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, तुम लोगों को मुझ पर ज़रा तरस नहीं आता, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। दीदी की बात सुनकर वो कहने लगी कि दीदी चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है, आप मुझे बताकर कमरे में आराम कर लेना। उसकी बात सुनकर दीदी कहने लगी, अरे ओ महारानी, मेरे नसीब में आराम कहाँ है? आराम तो तुम्हारे नसीब में है, जो हमारे घर में आकर बैठ गई हो और फिर एक ही रोटियां तोड़ रही हो। मुझे तो लगता है तुमसे कोई काम नहीं आता होगा। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को फंसा लिया, इसी तरह एक दिन तुम भी बिना कुछ किए किसी को भी फंसाकर उसके घर चली जाओगी। मेरी माँ ने तो मुझे घरदारी सिखाई है, ताकि मैं अगले घर जाऊं तो कोई मेरे माता पिता की परवरिश पर कोई सवाल न उठाए। मेरी बात सुनकर पहले तो वो खामोश हो गई, उसके बाद कहने लगी कि दीदी, मैंने अपनी माँ को काम करते हुए देखा है और मैं उनके साथ घर के काम में हाथ भी बटाया करती थी। मुझे पता है कि कौन सा काम किस तरह से होना है, बस आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है।
दीदी के साथ साथ मुझे भी उसकी बातों पर हैरानी हुई थी। भले एक 13 साल की बच्ची को घर के सारे काम कैसे आते होंगे। मैं खुद 15 साल की थी, लेकिन अभी तक मुझसे कोई काम नहीं आता था। ना तो मेरी माँ ने मुझसे कोई काम करवाया था और ना ही दीदी कोई काम करवाया करती थी। मुझसे तो मैगी तक पकानी नहीं आती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी को चाय बनाकर देनी होती तो बना दिया करती थी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। दीदी ने उससे कहा कि अच्छा यही बात है तो चलो आओ मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें क्या क्या आता है। इतना कहकर दीदी उसे अपने साथ लेकर बाहर चली गई थी। वो दिन था कि दीदी ने फिर उससे घर के सारे काम करवाए। दीदी सिर्फ खाना बनाया करती थी। घर के बाकी के सारे काम, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हमारा सामान सेट करना, हमारी यूनिफॉर्म पर प्रेस करना, ये सारे ही काम नेहा किया करती थी। अब तो पापा ने उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। स्कूल से आने के बाद वो सारे काम जल्दी जल्दी किया करती थी। नेहा को दिन का खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसके हिस्से की बनी हुई रोटी हम लोग शाम की चाय के साथ खा लिया करते थे और वो बेचारी सुबह या रात की बची हुई रोटी खाया करती थी। फिर पापा के आने से पहले पहले उसे रात के खाने के बर्तन भी धोने होते थे, क्योंकि पापा अक्सर देर से खाना खाते थे और हम सब लोग जल्दी ही खाना खाकर फ्री हो जाया करते थे। पापा के आने के बाद दीदी नेहा को कोई काम नहीं करने देती थी और उससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। पापा को यही लगता था कि दीदी ने सच में नेहा को अपनी बहन एक्सेप्ट कर लिया है, मगर पापा नहीं जानते थे कि दीदी का नेहा के साथ कैसा बिहेवियर होता था। दीदी ने हमारे दिमाग में भी ये बात डाल दी थी कि नेहा हमारी सौतेली बहन है और वो सौतेली ही रहेगी। दीदी ने हमारे दिल में नेहा के लिए नफरत ही डाली थी, जैसे कि उनके अपने दिल में थी। हम भी नेहा से नफरत करने लगे थे। मेरा भाई रिंकू तो नेहा को बहुत ही परेशान करता था। बार बार काम करती हुई नेहा को तंग करता, कभी उसके बाल खींचता तो कभी उसकी कमर पर जोर से घूंसा मार दिया करता था। दीदी के बताए हुए तरीके से हम उसे तंग करते और उनके बताए हुए हिसाब से ही पापा के सामने हम नेहा के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। वो रोजाना बेवजह ही हमारे अत्याचारों का शिकार हो जाया करती थी। एक दिन वो ऐसे ही कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे उस पर बेवजह गुस्सा आ गया। गुस्सा मुझे अपनी स्कूल टीचर पर आया था, जिन्होंने आज मुझे टेस्ट में चीटिंग करते हुए पकड़ा था और सारी क्लास और सारे स्टाफ के सामने मेरी खूब इंसल्ट की थी। उन सब के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी और ये गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ था, जो नेहा को देखकर अचानक ही बाहर आ गया था। मैंने नेहा को चोटी से पकड़कर पीछे खींचा और फिर जमीन की तरफ धक्का दे दिया था। वो जो इस अत्याचार के लिए तैयार नहीं थी, वो एक ही झटके से नीचे जमीन पर गिर गई थी। उसकी कमर में काफी चोट आई थी, जिसका पता उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने कर दिया था। दीदी उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर वहां आई थी। उसको नीचे गिरा हुआ देखकर कहने लगी कि इसे क्या हुआ है। तो मैंने नेहा की लात मारी और गुस्से से कहा कि कुछ नहीं हुआ, क्या होना था, इससे थोड़ी सी बात क्या कह दी, इसे तो मौत पड़ जाती है। दीदी मुझसे कहने लगी, अरे हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। इससे पहले मैं दीदी से कुछ कहती, नेहा फौरन से दीदी से कहने लगी कि दीदी, महिमा ने मुझे मारा है, मेरी कमर पर बहुत जोर से चोट लगी है, मैं पापा को इस बारे में बताऊंगी। ये दोनों भाई बहन मुझे बुरी तरह से मारते हैं। नेहा को बहुत जोर से चोट लगी थी, तभी तो वो रोते हुए दीदी को ये सब बता रही थी, वरना आज से पहले उसने कभी ये नहीं कहा था कि वो पापा को कुछ बताएगी। दीदी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर तेजी से जाकर नेहा का मुंह पकड़ लिया। वो बेचारी अभी उठकर बैठी ही थी। दीदी उससे कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने हमारे पापा का नाम भी लिया या फिर उन्हें कुछ भी बताया, वो हमारे पापा हैं, तुम्हारे नहीं। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी, अगर ये बात पापा तक पहुंची तो। दीदी ने इतना कहकर ही बस नहीं किया था, बल्कि उसे घसीटते हुए किचन तक ले गई थी, जहां जलते हुए चूल्हे पर दीदी ने उसका हाथ रखा। वो चीखने लगी और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर दीदी ने एक हाथ से पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से नेहा का मुंह दबाया हुआ था, ताकि उसके चीखने की आवाज बाहर न निकल सके। नेहा बुरी तरह से तड़प रही थी। आखिर दीदी को उस पर रहम आ ही गया, मगर तब तक उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। दीदी ने उससे कहा कि दोबारा अगर पापा से कुछ भी बताने का सोचा तो आगे से तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी जबान जलाऊंगी। आगे इस बात का ख्याल रखना, और हाँ, अपने इस हाथ पर कुछ लगा लेना। ये जख्म पापा को दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ आगे इससे भी बुरा करूंगी। दीदी गुस्से में तड़पती फड़कती हुई नेहा को वहीं तकलीफ में छोड़कर
मुझे वहाँ से लेकर चली गई थी। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, आपने उसके साथ बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी कहने लगी, गलत मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। क्या ज़रूरत थी उसको इतना ज़ोर से मारने की? वो तो शुक्र करो कि मैंने समय पर उसका मुंह बंद करवा दिया, वरना तो वो पापा को सब कुछ बता देती। अगर उसका मुंह एक बार खुल जाता तो समझो खुल ही जाता। फिर वो सारी शिकायतें इकट्ठा करती और पापा के पास लेकर पहुंच जाती, और फिर पापा हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देते बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। वो पापा की नज़रों में और भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, उसको सबक सिखाने के लिए यही ज़रूरी था। अब वो सारी ज़िंदगी खामोश रहेगी, कभी भी अपना मुंह खोलने की जुर्रत नहीं करेगी। दीदी अपने कारनामे पर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें यकीन था कि नेहा अब कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और ऐसा ही हुआ था। नेहा बुरी तरह से डर गई। शाम के समय पापा ने जब उसका जला हुआ हाथ देखा तो नेहा मुकर गई और कहने लगी कि स्कूल में डेस्क की कील निकली हुई थी, वो कील हाथ में लगी है। पापा उसके लिए एकदम परेशान हो गए थे और उससे कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। दीदी ने कहा कि पापा, इतना घबराने वाली बात नहीं है, मैं खुद लेकर गई थी रिंकू के साथ इसको डॉक्टर के यहाँ। इसके ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ये बस डर गई है। डॉक्टर ने इसीलिए इसके हाथ पर पट्टी बांध दी है ताकि इसका जख्म खराब ना हो जाए। पापा दीदी की बात सुनकर इस तरफ से तो बेफिक्र हो गए थे, लेकिन उन्हें स्कूल वालों पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं कल ही स्कूल जाऊंगा और उनसे शिकायत करूंगा कि आपने किस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है। आज इसके हाथ पर लगी है, कल किसी और बच्ची के हाथ पर भी लग गई तो क्या होगा? मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगा। पापा को गुस्सा आ रहा था। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सचमुच स्कूल जाने के लिए तैयार थे। दीदी कहने लगी, अरे नहीं नहीं पापा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही नेहा के स्कूल जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में एप्लीकेशन लिख दूंगी, फिर वो लोग खुद ही हमसे माफ़ी मांगेंगे। दीदी ने पापा से झूठ कहा और पापा ने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। अब इसी तरह दीदी हमेशा बीच बीच में नेहा को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देती रहती थी। कभी उसके बाल जला देती तो कभी उसकी कलाई, कभी उसके कहीं पर भी मार दिया करती थी। ये सारे जुल्म सिर्फ इसीलिए किए जाते थे कि कहीं नेहा पापा को कुछ बता न दे। इसीलिए नेहा हम सब से बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी थी। उसने हमारे साथ हंसना खेलना छोड़ दिया था। वो चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी और फिर चुपचाप घर के कोने में बैठकर रोने लगती थी। पापा उसकी सीरियसनेस को काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि वो शोर नहीं मचाया करती थी और हम तीनों भाई बहन किसी न किसी बात पर शोर मचाते रहते थे। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए थे। दीदी अब 22 साल की हो गई थी और मैं भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। रिंकू अभी पढ़ाई कर रहा था। जवान होकर हम लोगों के रूप रंग खिल चुके थे, मगर नेहा की खूबसूरती के आगे हमारी खूबसूरती फीकी पड़ जाती थी। उसके चेहरे पर बहुत रौनक थी क्योंकि वो हमेशा सिंपल रहती थी और हम दोनों बहनें घर से निकलते तो ढेर सारा मेकअप किया करते थे। नेहा की खूबसूरती हम दोनों बहनों के दिल पर सांप बनकर लौटती थी। सबसे ज़्यादा तो अब मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी और हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। ऐसे में मैं उसके सामने काफ़ी बदसूरत लगती थी। उस दिन भी मैं जली भुनी कॉलेज से घर दीदी के सामने पहुंची थी और दीदी से कहने लगी कि दीदी, अब तुम मेरी पढ़ाई बंद करवा दो या फिर इसे घर बिठाओ। दीदी, कॉलेज में कोई इसकी तारीफ करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से तो आपका भी रिश्ता नहीं हो पा रहा। मैं तो किसी दिन इसको जान से मार दूंगी। दीदी कहने लगी कि मैंने तो तुमसे बोला भी था कि इसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये काली और बदसूरत हो जाए, इसकी स्किन झुलस जाए, पिंपल से इसका मुंह भर जाए, मगर ना तो तुम कुछ करती हो और ना ही मुझे कुछ करने देती हो। बस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो और मेरा तमाशा देख रही हो। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, दीदी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ करो। दीदी कहने लगी कि मैं इस कलमुही का क्या करूं? सारा दिन इससे घर के काम करवाती हूं ताकि गर्मी की वजह से उसका रंग काला पड़ जाए, मगर जाने क्यों ये दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़रूर कोई दवाई इस्तेमाल करती है। वो तो हर गुजरते दिन के साथ खूबसूरत होती जा रही है। मैंने कहा, दीदी इसका कुछ भी करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ऐसा करो जिससे इसका सारा चेहरा ही जल जाए। मैं दीदी को अभी एडवाइस दे ही रही थी जब दीदी कहने लगी कि बस थोड़े दिन सब्र रखो, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। मैंने दीदी से कहा कि दीदी जो भी करना है ज़रा जल्दी करो। फिर कुछ दिनों में दीदी ने अपना काम कर दिखाया था।
मैं उस दिन रोज की तरह अपने कमरे में थी जब मुझे एक भयानक चीख की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही चीखों का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया था। ये चीखें तो नेहा की थी। मैं भागकर जल्दी से कमरे से निकली और रिंकू भी अपने कमरे से निकलकर आ गया था। हम सब किचन की तरफ जाने लगे क्योंकि आवाज़ किचन की तरफ से ही आ रही थी। हम जैसे ही किचन में पहुंचे तो देखा कि नेहा अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखकर तकलीफ से चीख रही थी, जबकि दीदी उसके पास ही खड़ी थी। मैंने दीदी की तरफ देखा। मैंने दीदी की तरफ देखकर आंख मारी थी। मैं समझ गई थी कि ये सब किया धरा दीदी का ही है। नेहा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए थे। उसका चेहरा देखकर मेरी खुद की चीख निकल गई थी। गरम गरम उबलता हुआ तेल गिरने की वजह से नेहा का पूरा चेहरा जल गया था और इस समय वो बहुत डरावनी लग रही थी। दीदी ने मुझसे कहा कि जल्दी से जाकर कोई रिक्शा ले आओ और पापा को भी कॉल करो। दीदी ने जब देखा कि उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा था और मैं भागी भागी अंदर गई थी और जाकर पापा को कॉल की थी। इतनी देर में रिंकू जाकर ऑटो ले आया था। दीदी नेहा को सहारा देते हुए ऑटो तक लेकर आई थी और फिर उसको ऑटो में बिठाया था। ऑटो में बैठते ही दर्द की वजह से नेहा बेहोश हो गई थी। मैं दीदी के साथ ऑटो में बैठी थी और नेहा को अस्पताल ले जाया गया था। पापा भी सीधे अस्पताल ही आ गए थे। वो जब पहुंचे तो तब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। नेहा होश में आ चुकी थी। पापा आए और गुस्से में पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ, तो दीदी रोने लगी और रोते हुए पापा के पास गई। उन्होंने पापा को बताया कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारी मेरी ही गलती है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। पापा ने दीदी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो, कैसे हुआ है ये सब? तो दीदी कहने लगी कि ये सब मेरी गलती है पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मगर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सब गलती से हुआ है। दीदी ने ये कहते हुए पापा को एक कहानी सुनाई। पापा, इन सबको फ्रेंच फ्राइज खाने थे, इसलिए मैं किचन में गई थी। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। इतने में मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने की तैयारी करने लगी। जब मैं सामान तैयार करके पीछे मुड़ी तो देखा कि कढ़ाई में उबलने वाले तेल के अंदर मक्खी गिर गई है। तभी मैंने वो तेल निकालकर गिराना चाहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पीछे नेहा आकर खड़ी हो गई है। मैं तेल चम्मच भरकर वहीं से सिंक में गिराने ही वाली थी कि तभी नेहा सामने आ गई और वो तेल उस पर गिर गया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दीदी खूब नाटक करके रो रही थी। पापा ने थोड़ा गुस्सा किया था और फिर वो कहने लगे कि जो हुआ सो हुआ, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। पापा ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा था क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा था। नेहा का खूबसूरत चेहरा जलकर ख़राब हो गया था। अब हर समय वो रोती रहती थी और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी। वो अपनी हर शिकायत ऊपर वाले की अदालत में पेश किया करती थी, मगर हमें उससे कोई डर नहीं था। भगवान भी सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। हम ये बात भूल गए थे। कुछ महीनों के बाद एक दिन अचानक पापा की मौत हो गई थी। पापा हम सबको छोड़कर जा चुके थे। पापा की मौत के कुछ समय के बाद ही हम तीनों भाई बहन ने मिलकर नेहा को घर से निकाल दिया था। दीदी ने उससे कहा कि बहुत रह ली तुम हमारे घर में और बहुत तुमने हमारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। अब हम तुम्हें और ज़्यादा इस घर में रहने की जगह नहीं दे सकते। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नेहा बहुत रो रही थी और यही कह रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हम सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर हम पर उसका कोई असर न हुआ था। रोते रोते वो बेचारी न जाने कहाँ चली गई थी। इस बात का हमें कभी कुछ पता नहीं चला। कुछ समय के बाद ही मामा जी ने दीदी का रिश्ता अपने किसी जानने वाले के बेटे के साथ करवा दिया था। इस तरह दीदी की शादी तय हो गई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे और दिन रात उनकी शादी के लिए शॉपिंग कर रहे थे। एक दिन हम शॉपिंग करने के लिए बड़े से मॉल में गए थे। हम तीनों भाई बहन साथ साथ थे और महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि सारे पैसे लड़के वालों की तरफ से ही दिए गए थे। हमने कुछ ही देर में अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी बाकी रह गई थी। वो चीज़ें खरीदने के लिए हम लोग अंदर चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब फायर सायरन बज उठा था और चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। लोग भागने लगे थे और कहने लगे कि प्लाजा में आग लग गई है, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है, सब लोग भाग जाओ। हम सब जहाँ थे वहीं रुक गए। हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। हम तो हैरान खड़े थे जब एक आदमी वहाँ आया और कहने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, भागो यहाँ से। इतना कहते ही वो आदमी भाग गया। दीदी भी फौरन होश में आई
और हम तीनों दरवाजे की तरफ बढ़े थे, मगर न जाने रास्ता किस किस तरफ था और हम कहाँ भागे जा रहे थे। बहुत कोशिशों के बावजूद हमें रास्ता तो नहीं मिल पाया था, लेकिन आग जरूर मिल गई थी। इतनी खतरनाक आग थी जिसे देखकर हमारे हाथ पैर फूल गए थे। हम आग में जलने लगे थे। अचानक ही उस समय मेरे कानों में नेहा के चीखने की आवाज गूंजने लगी थी और उसकी दर्द भरी तकलीफ याद आने लगी थी। कुछ ही देर गुजरी कि मुझे भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और मुझे आग के सामने नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर हंस रही हो। हम बचाओ बचाओ कहकर बेहोश हो चुके थे। दोबारा जब होश आया तो हमें नसीहत मिल चुकी थी। हमने सिर्फ नेहा का चेहरा जलाया था, लेकिन बदले में हमारे चेहरे के साथ साथ शरीर भी जल गया था। उससे भी बुरी खबर ये थी कि रिंकू और दीदी की मौत हो गई थी। मैं मुश्किल से उन दोनों का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उन दोनों की मौत बड़ी ही दर्दनाक और खतरनाक हुई थी। उनके चेहरे पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था, लेकिन मैं बच चुकी थी। हमें अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो गया था। मैं लगभग 15 से 20 दिन तक अस्पताल में रही थी और फिर मुझे वापस घर भेज दिया गया था। घर मुझे अब काट खाने को दौड़ता था। मैं तो जब जब अपना चेहरा देखती पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी और कहती कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उसी गलती की सजा मिली है। दीदी को उनकी गलती की सजा मौत के रूप में मिली। मैंने नेहा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी ताकि मैं नेहा को ढूंढकर अपने साथ घर में ले आ सकूं, क्योंकि घर में अब मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे नेहा कहीं नहीं मिली। मैंने हर तरफ उसे ढूंढा था। मैं उससे माफी मांगकर अपने दिल का बड़ा बोझ हल्का करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऊपर वाले ने मेरे पापों की सजा दे दी थी और ये सजा बहुत ही भयानक थी। अब मैं मामा जी के साथ उनके घर पर रह रही हूँ। मामी जी मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं। मुझे अपना परिवार याद आता है और सबसे ज्यादा याद आती है नेहा, जिसके साथ मैंने और दीदी ने सबसे ज्यादा बुरा किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, एक लड़की थी नीतू, उसकी शादी होती है। अब शादी के बाद जब वह विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो वह अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर जाती है। दोस्तों, उन लोगों में ऐसा रीति रिवाज है कि जिस भी लड़की का शादी होता है वह लड़की अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाती है ससुराल। अब जो नीतू थी वह अपने ससुराल पहुंचती है। अब जैसे ही नीतू के ससुर की नज़र नीतू की माँ पर पड़ती है, दोस्तों, जो नीतू के ससुर थे वह उसी वक्त दीवाना हो जाते हैं, क्योंकि जो नीतू की माँ थी देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। दोस्तों, उसी वक्त नीतू के ससुर उस पर लट्टू हो जाते हैं और 3 से 4 दिन के बाद नीतू के ससुर नीतू की माँ को प्रपोज करते हैं, यानी कि अपने प्यार का इजहार करते हैं और उन दोनों के बीच में संबंध भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब। आप सभी का मेरे चैनल सच्ची हिंदी कहानी में स्वागत है। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था नीतू। नीतू एक कंपनी में जॉब करती थी। उसको उस कंपनी में जॉब किए हुए लगभग 3 साल गुजर चुके थे। दोस्तों, नीतू के परिवार में नीतू के मम्मी पापा थे और नीतू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। लेकिन दोस्तों, जो नीतू की माँ थी वह नीतू से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी, क्योंकि जो नीतू की माँ थी वह हमेशा योगा वगैरह किया करती थी, जिम जाया करती थी और हमेशा वह कसरत किया करती थी, जिसकी वजह से वह अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके रखी थी। कभी भी नीतू अपनी माँ के साथ कहीं जाती, मार्केट या फिर किसी चीज के लिए बाहर जाती, तो लोग देखकर कहते ही नहीं थे कि यह दोनों माँ बेटी हैं। लोगों को ऐसा ही लगता था कि यह दोनों एक दूसरे की दीदी बहन है। ऐसा उन दोनों का रिश्ता भी था और दोनों ऐसा दिखती भी थी। दोस्तों, जिस कंपनी में नीतू जॉब किया करती थी वहां का जो बॉस था, उसके बॉस के पास करोड़ों की संपत्ति थी और उनका इकलौता बेटा था जिसका नाम था हरीश। वह अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा था और कुछ सालों के बाद हरीश भी आ जाता है अपने घर पढ़ाई कंप्लीट करके। अब जब हरीश आ जाता है पढ़ाई कंप्लीट करके तो अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब मैं आपका बिजनेस
संभालना चाहता हूं। आपका बिजनेस कैसा भी हो मैं उससे सीखना चाहता हूं और आगे चलकर आपका बिजनेस मैं ही संभालूंगा। दोस्तों, इस बात से हरीश के पापा बहुत खुश होते और कहते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम आज से ही ज्वाइन कर लो ऑफिस और आ जाओ, मैं तुम्हें सारा काम समझा देता हूं। दोस्तों, अब जो हरीश था अपने पापा के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, वह रेडी हो जाता है। उसके बाद अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठता है और ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, ऑफिस जाने के बाद अब जो हरीश के पापा थे अपने बेटे के लिए एक केबिन तैयार करवाता है और अपने बेटे को केबिन दिखा देता है और कहता है कि बेटा आज से तुम्हें यहीं पर बैठना है, यही तुम्हारा ऑफिस है। दोस्तों, अब जो हरीश था वह भी अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे करके वह भी काम समझने लगता है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब एक दिन हरीश जाता है अपने ऑफिस में तो उसकी मुलाकात हो जाती है नीतू से, यानी कि हरीश की नजर पड़ जाती है नीतू के ऊपर। नीतू अपने केबिन में काम कर रही थी। दोस्तों, अब जो हरीश था जब देखता है नीतू को तो देखता ही रह जाता है। पहले ही नजर में हरीश नीतू को पसंद करने लगता है। अब सीधे चला जाता है। हरीश अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और अपने एक स्टाफ को बोलता है कि जो लड़की 6 नंबर की केबिन में बैठी हुई है उस लड़की को बुलाकर लाओ। दोस्तों, अब जो वह स्टाफ था नीतू के पास आता है और उससे कहता है कि मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। अब जो नीतू थी एकदम से डर जाती है। वह कहती है कि आखिर बॉस के बेटे ने मुझे क्यों बुलाया है, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। दोस्तों, अब जो नीतू थी वह बहुत डरी हुई थी। अब वो डरते हुए जाती है हरीश की केबिन में। वहां जाने के बाद वह पूछती है कि सर आपने मुझे बुलाया। अब जो हरीश था वो कहता है कि हाँ मैंने आपको बुलाया है, बैठ जाइए पहले। उसके बाद नीतू बैठ जाती है डरते हुए। दोस्तों, उसके बाद हरीश उससे उसका नाम पूछता है। अब नीतू कहती है कि जी सर मेरा नाम नीतू है और मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, ऐसा नीतू जब पूछती है तो हरीश कहता है कि जी नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैंने आपका सारा डाटा चेक किया है। आप बहुत ही मेहनत से और शिद्दत से यहाँ पर काम कर रही है। पिछले 3 सालों में आपका रिकॉर्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है। दोस्तों, जब नीतू यह सब बात सुनती है तो बहुत खुश होती है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। अब हरीश कहता है कि हो सके तो तुम्हारा फोन नंबर दे दो, क्योंकि कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं। दोस्तों, अब जो नीतू थी नॉर्मल तरीके से अपना फोन नंबर शेयर कर देती है और नीतू चली जाती है, अपने केबिन में बैठकर काम करने लगती है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब आए दिन हरीश किसी ना किसी बहाने नीतू को बुला लिया करता अपने पास और उससे बातचीत करने की कोशिश करता। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने के बाद लगभग 2 महीने के बाद एक दिन हरीश नीतू को मैसेज भेजता है हाय। उधर से नीतू भी रिप्लाई करती है। अब इसी तरह उन दोनों में बातचीत रोजाना शुरू हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 5 से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन ऑफिस छुट्टी होने के बाद नीतू बैठी हुई थी बाहर सड़क के किनारे, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी हरीश अपनी कार लेकर वहां से निकलता है। जब वह नीतू को देखता है सड़क किनारे वहीं पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि चलो नीतू, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूं। दोस्तों, जो नीतू थी वह मना करती है, लेकिन हरीश जिद करने लगता है तो नीतू बैठ जाती है गाड़ी में। अब हरीश के पास अच्छा मौका था अपने प्यार का इजहार करने का। दोस्तों, अब ड्राइविंग के ही दौरान हरीश बातचीत करता है और कहता है कि नीतू, जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा हूं उसी दिन से मैं एकदम बेचैन हो गया हूं, तुम्हारे पीछे में दीवाना हो गया हूं। हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता है, सोते जागते उठते बैठते बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नीतू जब ऐसा सुनती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वह वहां पर कोई जवाब नहीं देती है। नीतू एकदम से शॉकिंग हो गई थी। धीरे धीरे करके आधे घंटे का समय गुजर जाता है और नीतू अपने घर पहुंच जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो अपने बॉस को थैंक्स कहती है। उसके बाद अंदर चली जाती है। दोस्तों, अब अंदर जाने के बाद नीतू सारी रात यही बातें सोचने लगती है कि वह क्या जवाब देगी अपने बॉस के बेटे को, क्योंकि नीतू अपनी औकात भी जानती थी। नीतू एक मिडिल
लास घर की लड़की थी और जो लड़का था उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। नीतू को तो बस यही बात सता रही थी कि अगर उसके बॉस को पता चलेगा तो उसका बस तो उसे नौकरी से ही निकाल देगा। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। नीतू फिर से जाती है अपने ऑफिस में। जब ऑफिस में जाती है तो हरीश उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। हरीश अपने केबिन में बुलाता है नीतू को और नीतू से फिर से वही सवाल करता है। दोस्तों, उस वक्त नीतू घबराते हुए हरीश से हाँ कह देती है। अब वहीं से उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब एक बार नीतू हाँ कहती है तो अब आए दिन हरीश उसको कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाता। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करते थे, एक दूसरे से बहुत मिलने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 2 साल तक हरीश डेट करता है नीतू को। अब कहीं ना कहीं हरीश मन बना लिया था कि वह नीतू से ही शादी करेगा। अब एक दिन जब हरीश घर जाता है, ऑफिस से घर जाने के बाद हरीश अपने पापा के कमरे में जाता है और अपने पापा के कमरे में जाकर नीतू के बारे में वह सारी बातें बताता है अपने पापा से और कहता है कि पापा, मैं नीतू से शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो हरीश के पापा थे वह बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने उस लड़की की औकात देखी है, वह हमारे कंपनी में बस जॉब करती है, 20,000 की सैलरी है उसकी, और तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो। मैंने सोच रखा है कि तुम्हारी शादी मैं एक करोड़पति बिजनेसमैन से करवाऊंगा, जो कि लड़की ऐसे ही होगी हमारे घर के लेवल के। ऐसी लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी ताकि हमें बिजनेस में मुनाफा हो, और तुम उस लड़की से शादी की बात कर रहे हो। दोस्तों, इस तरह से हरीश के पापा मना कर देते हैं। अब जो हरीश था अपने पापा से गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे में आकर सो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। लगभग 20 दिन गुजरने के बाद अब जो हरीश था एक दिन नीतू को लेकर जाता है एक मंदिर में, और वहीं जाकर उसी मंदिर में नीतू से शादी कर लेता है। जब वह शादी करके जाता है अपने घर, दोस्तों, जब हरीश के पापा दोनों को एक साथ देखते हैं तो हरीश के पापा उसी वक्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जगह इस घर में बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब जो हरीश था अपनी बीवी को लेता है नीतू को वहां से चला जाता है नीतू के घर। नीतू के घर जाने के बाद दोनों अब वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हरीश था नीतू के घर भी जाने के बाद वहां वह सुकून से नहीं रह रहा था, क्योंकि हरीश के पास अब कुछ भी नहीं था। अब हरीश के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। किसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो उधर हरीश के पापा थे उनको भी कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी है। अब धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब 1 महीने के बाद एक दिन अचानक से हरीश के पापा हरीश को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। शायद मैंने अपने अहंकार के चलते तुमसे बहुत बदतमीजी की है, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। बेटा, ऐसा करो कि तुम बहू को लेकर घर आ जाओ, मुझे तुम्हारे शादी से कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, जब यह बात हरीश अपने पापा के मुंह से सुनता है तो वह बहुत खुश होता है और फिर अपने पूरे परिवार को, यानी कि अपने सास ससुर और अपनी बीवी को यह खुशखबरी सुनाता है। अब जो नीतू के मम्मी पापा थे और जो नीतू थी बहुत खुश होती है। दोस्तों, अब नीतू अपना सारा सामान वगैरह पैक करती है अपने ससुराल जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, नीतू के फैमिली में एक रिवाज था कि जब भी कोई लड़की पहली बार अपने ससुराल जाती है तो दुल्हन के साथ उसकी माँ भी जाती है साथ में। अब जो नीतू थी अपनी माँ से भी कहती है कि आप भी अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, कल हम जा रहे हैं अपने घर। दोस्तों, अब सभी लोग अपना सामान वगैरह पैक करते हैं। धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। अब नीतू अपनी माँ और अपने पति के साथ चली जाती है अपने ससुराल। पहली बार दोस्तों, जब नीतू अपने ससुराल पहुंचती है और जैसे ही बेल डोर बजाती है, नीतू के जो ससुर थे वो दरवाजा खोलते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो पहले गेट के पास थाकर हरीश अपने पापा से मिलता है, बहुत खुश होता है, गले मिलता है और उसके पापा भी उसको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, उसके बाद नीतू अपने ससुर के सामने आती है, पैर छूती है और फिर अपने ससुर का आशीर्वाद लेती है। दोस्तों,
उसके बाद हरीश के पापा हरीश से पूछते हैं कि हरीश तुम्हारी सास कहाँ है। मुझे पता है कि इन लोगों में ऐसा रिवाज है कि दुल्हन जब पहली बार अपने ससुराल आती है तो माँ को साथ लेकर आती है। दोस्तों हरीश कहता है कि बस मम्मी जी आती होगी, गाड़ी में उनका कुछ सामान है, बस वह सामान ले रही है। दोस्तों वैसे ही थोड़ी देर के बाद जो हरीश की सास थी वह भी आ जाती है। दोस्तों जब पहली बार हरीश के पापा देखते हैं अपने बेटे की सास को तो बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो नीतू की माँ थी वह नीतू से भी ज्यादा खूबसूरत और एकदम हसीन दिखती थी। वह अपने आप को पहले से ही मेंटेन करके रखी थी। दोस्तों अब नीतू की माँ को देखते ही जो नीतू के ससुर थे नमस्ते करते हैं, लेकिन जो नीतू की माँ थी वह कहती है कि अरे समधी जी, आप इस तरह के जमाने में भी पुराने रिवाजों में जी रहे, आइए और गले मिलिए। इस तरह से नीतू की माँ अपने समधी जी से गले मिलती है। दोस्तों गले मिलने के दौरान जो नीतू के ससुर थे वह एकदम से बेकाबू हो जाते हैं। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसी तरह से वह अपने आप को संभालते हैं। दोस्तों अब इस तरह से सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और सभी लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद अब जो नीतू थी चली जाती है किचन में, पहली रसोई की तैयारियां करने लगती है। अब जो नीतू थी किचन में सबसे पहले वो खीर बनाती है, खीर की तैयारियां करती है। अब उसी दौरान नीतू की माँ चली जाती है नीतू के पास और देख रही थी कि वह क्या कर रही है। जब नीतू की माँ खीर को टेस्ट करती है तो पता चलता है कि उसमें तो चीनी ही कम है। अब नीतू की माँ उसे समझाती है कि देखो बेटा, ऐसे करोगी तो काम कैसे चलेगा, तुम्हें हर चीज यहाँ होशियारी से करनी होगी। अब यह तुम्हारा मायका नहीं रहा है, तुम्हारा ससुराल है, तो हर चीज यहाँ अच्छे से करना। दोस्तों अब जो नीतू थी वो कहती है कि माँ आप तो यहाँ है ही, आप ही कर दीजिए ना सारा काम। उसके नीतू की माँ नीतू की मदद करती है खाना बनाने में, और जो नीतू के ससुर थे उनकी नज़र सिर्फ नीतू की माँ पर थी। वो घूर घूर कर सिर्फ नीतू की माँ को ही देखा करते थे। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे सारा खाना कंप्लीट हो जाता है। नीतू खाना टेबल पर लगाती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। दोस्तों अब खाना खाने के दौरान भी नीतू के ससुर की नज़र उसकी माँ पर ही थी, उनका ध्यान खाना पे था ही नहीं। दोस्तों अब थोड़ी ही देर के बाद जो नीतू के पति थे हरीश, वह खा की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वाह नीतू, तुमने तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। दोस्तों अब इस बात पर नीतू की माँ कहती है कि इस खाने की हकदार सिर्फ नीतू ही नहीं है जो उसे तारीफें मिल रही है, बल्कि खाना बनाने में मैंने भी मदद की है। दोस्तों उसके बाद हरीश कहता है कि अरे मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो सारी तारीफें तो सिर्फ आप ही के लिए हैं, क्योंकि आप नहीं होती तो शायद नीतू इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती। दोस्तों अब इसी तरह से सभी लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो नीतू की माँ की आदत थी पहले से ही सुबह सुबह उठने के बाद वह कसरत किया करती थी, उसके घर से ही आदत थी। अब जो नीतू की माँ थी कसरत करने के दौरान जो ड्रेस पहनी जाती है वह ड्रेस पहन लेती है और हॉल रूम में आकर वह कसरत करने लगती है। अब थोड़ी ही देर के बाद उसका दामाद भी आ जाता है वहीं पर, यानी कि नीतू का पति हरीश भी आ जाता है और अपनी सास से कहता है कि मम्मी जी, मैं भी आपको ज्वाइन कर रहा हूं। अब दोनों लोग मिलकर कसरत करने लगते हैं। थोड़ी देर कसरत करने के बाद हरीश चला जाता है नहाने के लिए। उसको कहता है कि मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है तो मैं जा रहा हूं नहाने। अब जो नीतू की माँ थी अकेले ही कसरत कर रही थी। दोस्तों उस दौरान जो नीतू के ससुर थे वह छुपकर खड़े होकर नीतू की माँ को ही देख रहे थे। नीतू की माँ को ऊपर से नीचे तक वह निहार रहे थे। दोस्तों निहारते निहारते नीतू के ससुर को पता ही नहीं चलता है और उनका पैर एक टेबल में जाकर फंस जाता है और दोस्तों नीतू के ससुर लड़खड़ाते हुए जाकर नीतू के माँ के ऊपर गिर जाते हैं। दोस्तों उस दौरान नीतू के माँ के पैरों में बहुत चोट आती है। अब जो नीतू की माँ थी वहीं पर चिल्लाने लगती है, उनको बहुत दर्द हो रहा था। दोस्तों अब जो नीतू के ससुर थे उसको किसी तरह से संभालते हैं। नीतू की माँ कहती है कि मुझे अपने कमरे तक छोड़ दीजिए, मेरे पैरों
में मोच आ गया है। दोस्तों अब जो नीतू के ससुर थे उसकी मां को संभालते हैं और उसके कमरे की ओर ले जा रहे थे। दोस्तों उसी वक्त हरीश अपनी बीवी नीतू के साथ बाहर निकलता है। नीतू की मां जब उस तरह से चल रही थी, नीतू देखकर एकदम से घबरा जाती है और अपनी मां से पूछती है कि मां ये आपको क्या हो गया। अब उसी वक्त उसके ससुर कहते हैं कि कुछ नहीं, दरअसल इनको चोट आ गई है, पैर में थोड़ा सा मोच आ गया है। दोस्तों अब नीतू की मां पूछती है नीतू से कि तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे हो। नीतू कहती है कि बस मैं जा रही थी मार्केट, कुछ सामान लेना था, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी, चलिए मैं आपके पैरों में बाम लगा देती हूं। लेकिन दोस्तों जो नीतू की मां थी वह कहती है कि ज्यादा चोट नहीं आई है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम दोनों जाओ मार्केट हो आओ। दोस्तों उसके बाद नीतू और उसके पति चले जाते हैं मार्केट। इधर जो नीतू की मां थी उसको नीतू के ससुर ले जाते हैं कमरे में और लेटा देते हैं। दोस्तों उसके बाद नीतू के ससुर कहते हैं अपनी समधन से कि ठीक है समधन जी आप रेस्ट कीजिए, मैं जा रहा हूं नहाने। अब जो नीतू के ससुर थे चले जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए। नहाने के दौरान ही नीतू की मां अपने कमरे में जोर से चिल्लाने लगती है। नीतू के ससुर के कानों तक वह आवाज जाती है और वह फटाफट नहाकर आकर देखते हैं तो वह खड़ी हो गई है और एक कोने में खड़ी है और रो रही है। दोस्तों अब जो नीतू के ससुर पूछते हैं कि क्या हुआ समधन जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही थी और आखिर इतना डरी हुई क्यों है। दोस्तों उसके बाद नीतू की मां कहती है कि दरअसल यहां पर देखिए छिपकली आ गया है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। दोस्तों जब नीतू की मां देखती है कि छिपकली उसी के करीब आ रही है, अब नीतू की मां अपने समधी जी के पीछे छिप जाती है। दोस्तों जब उसके समधी जी के करीब वह चली जाती है तो जो उसके समधी जी हैं वह अपना आप खो बैठते हैं। अब किसी तरह से वह छिपकली को वहां से भगाते हैं। दोस्तों अब उसी दौरान नीतू के ससुर कहते हैं कि समधन जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब नीतू की मां चौंक जाती है और कहती है कि हाँ बताइए क्या बात है। उसके बाद नीतू के ससुर कहते हैं कि देखिए जब से मैं पहली बार आपको देखा हूं उसी से मैं आपको चाहने लगा हूं। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी औरत को देखकर इस तरह से रिएक्ट करूं और मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आए, क्योंकि हरीश की मां के मरने के बाद कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मेरे ऑफिस में बहुत सारी औरतें काम करती है लेकिन किसी को भी देखकर मेरे दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन जब से मैं आपको पहली बार देखा हूं उसी दिन से मैं आपको चाहने लगा हूं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। क्या आपके दिल में भी मेरे लिए ऐसा कुछ है। दोस्तों अब जो नीतू की मां साथ ही वह भी हाँ में सर हिला देती हैं और उसी दौरान वह दोनों एक दूसरे के गले लग जाते और घर पर भी कोई नहीं था, उन दोनों के पास मौका था, एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बना लेते हैं। दोस्तों अब यहीं से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते थे और नीतू उसके पति को दूर दूर तक इस बात की खबर भी नहीं थी। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे लगभग एक हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। एक हफ्ते के बाद एक दिन रात के वक्त हरीश खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में आता है। जब वह अपने कमरे में आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी सो रही है। हरीश को लगता है कि उसकी बीवी सोने का नाटक कर रही है। हरीश अपनी बीवी के पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, कुछ छेड़खानी करता है, लेकिन दोस्तों जो नीतू थी वह गहरी नींद में थी और उसकी आंखें खुल जाती है, बहुत गुस्सा करती है और नीतू अपने पति को झाड़ देती है, कहती है कि तुम्हें क्या करना यह सब रोज रोज, मैं बहुत थक गई हूं, ऑफिस में बहुत सारा काम था, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन दोस्तों जो हरीश था वह जिद करने लगता है और कहता है कि क्या यार अभी तो यह सब करने की उम्र है और तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन दोस्तों जो नीतू थी वह बहुत गुस्से में थी, अपने पति को बहुत बुरा भला कहती है और झाड़ देती है। दोस्तों अब जो हरीश था वह गुस्सा होता है, अपना मोबाइल लेता है और वह चला जाता है बाहर की ओर। जब वह बाहर की ओर जाता है तो वो देखता है कि जो उसका पापा है वो उसकी सास के कमरे में जा रहा है। अब जो हरीश था वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, बाहर हॉल रूम में ही वो मोबाइल चलाने लगता है। दोस्तों इधर जो हरीश के पापा थे अपने समधन के कमरे में जाते हैं और वहां जाने के बाद उसके साथ बैठ जाते हैं।
बैठकर बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वह दोनों मूड में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, अब जो हरीश था वहां से उठकर जा रहा था दूसरे बैलकोनी की तरफ। जब वह जैसे उधर जाता है, वह देखता है कि उसकी सांस के कमरे का जो दरवाजा है वह खुला हुआ है और खिड़की भी खुला हुआ है। अब खिड़की से अंदर का नजारा देखकर हरीश एकदम दंग रह जाता है। वह देखता है कि उसके पापा और उसकी सास एक दूसरे के साथ कुछ हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो हरीश था वह भी चालाक लड़का था। वह अपना फोन उसी वक्त निकालता है, कैमरा ऑन करता है और वह सारी वीडियो को शूट करने लगता है। दोस्तों, उधर जो नीतू थी उसकी भी आंखें खुलती है। जब आंखें खुलती है तो बगल में देखती है कि उसका पति हरीश है ही नहीं। अब नीतू अपने कमरे से बाहर निकलती है। दोस्तों, जब नीतू कमरे से बाहर निकलती है तो इधर उधर वह अपने पति को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह अपनी माँ के कमरे की ओर जब बढ़ती है तो देखती है कि उसके माँ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। दोस्तों, अब जैसे ही नीतू अपनी माँ के कमरे की ओर जाती है, अंदर जाकर देखती है कि नीतू की माँ और उसकी ससुर एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में है और उसी वक्त नीतू की नजर अपने पति पर भी पड़ जाती है। वह देखती है कि हरीश उन दोनों का वीडियो शूट कर रहा है। दोस्तों, तो वह सब नजारा देखने के बाद नीतू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो वहां पर किसको क्या बोलते वो एकदम शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और चुपचाप आकर अपने कमरे में सो जाती है। अब उसके थोड़ी ही देर के बाद हरीश भी आता है कमरे में आने के बाद वो भी सो जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से अगले दिन सुबह के 6 बजे नीतू की माँ उठती है। वह अपने कसरत का ड्रेस पहनकर आ जाती है हॉल रूम में कसरत करने के लिए। अब वह थोड़ी ही देर बाद कसरत करते करते देखती है कि जो उसका दामाद है हरीश वह भी आ गया है। अब जो नीतू की माँ थी वह अपने दामाद से पूछती है कि क्या बात है दामाद जी, आप इतनी जल्दी जाग गए, आप तो इतनी जल्दी नहीं जागते हैं। दोस्तों, अब जो हरीश था वह कहता है कि या करो मम्मी जी, मर्द को तो आदत होता है कि अपनी बीवी के गोद में ही सोए। अगर जिस मर्द को अपनी बीवी का गोद ना मिले भला उसको नींद कैसे आ सकती है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जो नीतू की माँ थी वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास से इस तरह की बातें करते हुए। दोस्तों, उसके बाद हरीश कहता है कि आपको शर्म नहीं आई थी मेरे पापा के साथ उस तरह का घिनौना काम करते हुए। कल रात आप दोनों के बीच में क्या हुआ है मैं सब अच्छे से जानता हूं, मैंने सब देख लिया है। दोस्तों, अब जो नीतू की माँ थी वह कहती है कि अपने औकात में रहकर बात करो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है, थोड़ी शर्म करो। दोस्तों, उसके बाद हरीश कहता है कि वाह, आप मेरे पापा के साथ गुलछड़े उड़ाए तो अच्छा है और मैं सिर्फ आपके साथ इस तरह की बातें कर रहा हूं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों के बीच में बातचीत हो ही रही थी कि हरीश के पापा वहां पर आ जाते हैं और वह अपनी बहू को आवाज लगाते हुए आते हैं। कहते हैं कि नीतू बहू, तुम्हें जाना है ऑफिस तो चलो मेरे साथ। और वो अपने बेटे से भी कहते हैं कि हरीश, तुम्हें जाना है तो चलो मेरे साथ ऑफिस। दोस्तों, जो हरीश था वह कहता है कि नहीं पापा, आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। और जो नीतू थी अपने ससुर के साथ निकल जाती है ऑफिस के लिए। दोस्तों, उसके बाद जो हरीश था अपनी सास के साथ बदतमीजी करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। अब थोड़ी ही देर के बाद फिर से हरीश के पापा घर में आते हैं और अपने बेटे को जब देख लेते हैं समधन जी के साथ इस तरह से बदतमीजी करते हुए, उसी वक्त हरीश के पापा चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हरीश, यह तुम क्या कर रहे हो समधन जी के साथ। दोस्तों, अब जो हरीश था वो कहता है कि क्यों पापा, आप करेंगे तो अच्छा है और मैं करूंगा तो बुरा है। अब जो हरीश के पापा थे वह कहते हैं कि मैं इनसे प्यार करता हूं, इनसे शादी करने वाला हूं। दोस्तों, जब हरीश यह बात सुनता है तो अपने पापा से ऊंची आवाज में बातें करने लगता है। अब हरीश के पापा को गुस्सा आ जाता है, दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। अब हरीश के पापा हरीश को जोरदार धक्का मारते हैं, हरीश का सर जाकर दीवार में लगता है और उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। हरीश जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर छटपटा के बाद हरीश वहीं
पर दम तोड़ देता है। दोस्तों, अब उसी वक्त जो नीतू थी वह भी वहां पर आ जाती है और उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह बहुत ज्यादा गुस्सा होती है अपनी ही माँ पर और वह अपनी माँ को बहुत भला बुरा सुनाती है और कहती है कि माँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मेरे ससुर जी के साथ, मेरे पापा के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद नीतू अपने ससुर को भी बहुत भला बुरा सुनाती है और कहती है कि वह पापा, आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक पराय औरत के चलते अपने ही बेटे को मार डाला। मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसी वक्त पुलिस को कॉल करती हूं और आप दोनों को पुलिस के हवाले करती हूं। दोस्तों, अब उसी वक्त नीतू पुलिस को कॉल करके अपने घर बुलाती है। दोस्तों, करीब 20 मिनट के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो नीतू अपना सारा स्टेटमेंट देती है। पुलिस वाले सारा स्टेटमेंट सुनने के बाद हरीश की बॉडी को पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दोस्तों, इधर हरीश के पापा और हरीश की सास को पुलिस वाले गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद उन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार किया जाता है। चार्जशीट तैयार करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट से उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों का जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। स्वस्थ रहे, खुश रहे।